नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है अम्ब्रेला अननोन के इस सीरीज में जिसका नाम है हम भारत के लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स पर, जिसमें कलम 12 से लेकर कलम 35 तक अलग अलग मूलभूत अधिकार बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमें बताए गए हैं। और ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी ने इन्हीं अधिकारों को संविधान का सबसे नागरिक हिस्सा बताया था और इसी के साथ इनको न्यायिक सुरक्षा भी प्राप्त है। लोकशाही के सभी मूल्यों को बढ़ावा देना इन्हीं अधिकारों का काम है। तो चलिए आज इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से बात करेंगे आर्टिकल 19 पर, जिसमें कुछ ऐसे 6 अधिकार शामिल हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, बात करते हैं आजादी की। त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। Long years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। My proud privilege on behalf of women of India. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के फ्रीडम व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के राजकीय, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन 6 अधिकारों की। इसमें सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य मतलब बोलने की आजादी। ये व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ब्रिटिश राज में इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ था। जब भी कोई फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के खिलाफ बोलता तो उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता। सर्वोच्च न्यायालय के तहत इस अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में हर एक व्यक्ति को अपना व्यू का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। जैसे कि रेडियो, टीवी, फेसबुक, ट्विटर जैसे माध्यमों के द्वारा हमारा व्यू सबके सामने रखना हो या उनका प्रचार करना हो, ये करने का हमें पूरा अधिकार है। पत्रकारिता को स्वतंत्र मतलब पत्रकार को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि पत्रकारिता को ही लोकशाही का चौथा स्तंभ माना जाता है और उसी स्तंभ को मजबूती देता है ये अधिकार। कोई भी व्यक्ति को अपनी बात कहने से या उनका प्रचार करने से सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सरकार उन्हें रोक सकती है। जैसे कि अगर किसी के भाषण से हिंसा भड़कती हो तो ऐसे भाषण पर सरकार रोक लगा सकती है। आर्टिकल 19 में ये भी बताया है कि अगर देश में सार्वभौमत्व और अखंडता अगर खतरे में हो तो ऐसे वक्त सरकार अभिव्यक्ति स्वतंत्र पर निर्बंध लगा सकती है। लेकिन सार्वभौमत्व और अखंडता इन शब्दों की डिटेल डेफिनेशन ना होने पर और देश की सुरक्षा के नाम पर बहुत सी सरकारें इसका गलत इस्तेमाल कर लोगों के अभिव्यक्ति स्वतंत्र पर निर्बंध लगा देती है, और वो भी अपने राजनैतिक फायदों के लिए। जैसे हम कई बार ये न्यूज़ देखते हैं कि कश्मीर में बार बार इंटरनेट शटडाउन होना। दोस्तों, इंटरनेट आज के जमाने में अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू और कश्मीर के बारे में अपने फिलहाल में दिए स्टेटमेंट में ये साफ साफ बताया है कि लोकशाही राज्य में सरकार अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट सेवाएं शटडाउन नहीं कर सकती। भारत के नागरिक सिर्फ वोटिंग के जरिए भारत के राजनैतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जैसे अन्य मूलभूत स्वातंत्र्य जो हमें अपनी बात कहने की आज़ादी देते हैं, इनके जरिए भी हम भारत की राजकीय व्यवस्था में सक्रिय सहभाग ले सकते हैं, और यही आज़ादी भारत के लोकशाही को परिपूर्ण बनाती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्र के बाद आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। सम्मेलन का मतलब है जमा होने का स्वातंत्र्य। इस अधिकार के तहत लोगों को शांततापूर्ण मार्ग से जमा होने का स्वतंत्र है। लोग ये अधिकार मीटिंग तथा विरोध प्रदर्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये शांततापूर्ण होना जरूरी है। इसमें अगर हिंसा का प्रयोग होता है तो सरकार इस पर निर्बंध लगा सकती है। अगला स्वतंत्र है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार। इसमें कंपनी, राजकीय पार्टी, पार्टनरशिप फर्म्स, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का अधिकार लोगों को प्राप्त होता है। ये 3 फ्रीडम जो अभी हमने डिस्कस किए,
ये भारत के लोगों को भारत की राजनीति में सक्रिय सहभाग होने के लिए बढ़ावा देता है और जिस लोकशाही की हम बात करते हैं उसे संपूर्ण बनाता है और इसी के साथ सरकार को विरोध करने का स्वतंत्र जताता है कि कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि सरकार की बनाई हुई कोई भी पॉलिसी अगर लोगों के हित के लिए ना हो तो लोग उसे कड़ा विरोध कर सकते हैं। 2013-14 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ। उसमें लोगों ने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करके सरकार को कड़ा विरोध किया। लोगों ने फ्रीडम ऑफ असेंबली यूज करके शांततापूर्ण मोर्चे निकाले। जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने उपोषण किए। उसी आंदोलन में कुछ लोगों ने मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पार्टी ने चुनाव भी जीता और ये सारे इवेंट्स इसलिए हुए क्योंकि लोगों को ये सब करने का स्वतंत्र प्राप्त हुआ था। अगर अंग्रेजों के राज में ऐसा कोई करता तो उसे तुरंत ही जेल में डाल दिया जाता। अभी पिछले साल भारत सरकार के CAA NRC के खिलाफ लोगों ने कड़ा विरोध किया। लोगों ने शांततापूर्ण मोर्चे भी निकाले। दिल्ली में तो कई औरतों ने इकट्ठा होकर महीनों धरना किया। इस बात में वो अपना संवैधानिक मूलभूत अधिकारों का यूज कर रहे थे। दोस्तों, हम ये किसी भी पक्ष के खाते में नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि लोग इन फ्रीडम का इस्तेमाल करके उसके दायरे में रहकर अपने अधिकार यूज कर सकते हैं और इसमें कुछ गैर कानूनी या अनैतिक या राष्ट्रद्रोही जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, संचार स्वातंत्र्य। भारत का हर नागरिक भारत की भूमि पर कहीं भी जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का स्वातंत्र्य भारत के हर एक नागरिक को प्रदान किया गया है। और अब आगे आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, निवास का स्वातंत्र्य। इसके तहत भारत का नागरिक भारत में कहीं पर भी जाकर रह सकता है, किसी भी राज्य में हो या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी में। इन दो स्वातंत्र्य का भारत की एकात्मता सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान है। भारत की कोई भी भाषा या संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाकर वहां की संस्कृति में घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से दो भिन्न संस्कृति के लोगों में भाईचारा बढ़ता है और यही कारण है कि हमारी भारत की एकात्मता और भी मजबूत हो जाती है। और आखिर में आता है व्यवसाय स्वातंत्र्य, जो व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस स्वतंत्र के तहत भारत का हर नागरिक कोई भी व्यवसाय जो अनैतिक और गैर कानूनी ना हो वो कर सकता है, जैसे कि कोई कंपनी शुरू करना, स्टार्टअप वगैरह, जो समाज और किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक ना हो। लेकिन दोस्तों, आजादी की भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका की एक घटना। एक दिन एक आदमी अपना छाता घुमाते घुमाते रास्ते पर टहल रहा था, तब वहां खड़े एक दूसरे आदमी के नाम को उसका छाता लगा, पर यह बात पहुंची डायरेक्टली कोर्ट में। तब छाते वाले व्यक्ति ने अपने पक्ष में ये कहा कि वो मेरा छाता है और मैं रास्ते पर कैसे भी घूमूं या अपना छाता कैसे भी घुमाऊं, मुझे पूरी आजादी है। मतलब संविधान मुझे ये आजादी देता है। तब जज साहब ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हारी आजादी तब खत्म हो जाती है जब तुम्हारी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ पहुंचती है। दोस्तों, इसी बात से हमें ये पता चलता है कि हम अपनी आजादी मनाते समय किसी और की आजादी पर बाधा नहीं ला सकते, क्योंकि यही हमारी आजादी की सीमा है और समाज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हमें हमारी आजादी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इन कलमों का पूरा इस्तेमाल करके सरकार के हर एक उस फैसलों पर सवाल खड़े करना और उनका विरोध करना जरूरी है जो लोगों के हित में ना हो। दोस्तों, यही बात श्रीमती हंसा मेहता जी ने कही थी कि द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन वर्क इन फेवर ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट लाइज विद द पीपल ओनली। और कलम 19 हमें हमारा यही कर्तव्य निभाने में मदद करता है। तो ऐसा है हमारे संविधान का कलम 19, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को अग्रणी और लोकशाही को परिपूर्णता देने वाला। दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और संविधान से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें अगर आपको जाननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम द्वारा भी जुड़ सकते हैं, अमरेला अननोन के जरिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से यही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।